Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज है 9th ऑफ जुलाई और हम 9th ऑफ जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके लिए नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज किया है। तो उन राज्यों की हम रैंकिंग देखने वाले हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनके बारे में आज हमें बात करनी है और बहुत सारे एमसीक्यू हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो करेंट अफेयर्स हैं पहली चीज़ तो डेली होते हैं। दूसरी बात, आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, डिफेंस एग्जाम्स हैं, अलग अलग राज्यों के जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं सबके लिए यूजफुल है। तो आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली न्यूज आती है यहाँ पर नीति आयोग के नॉर्थ ईस्ट रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट 23-24 के बारे में। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, नीति आयोग ने सभी राज्यों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज नहीं किया है, केवल हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करेंगे हंथियाल डिस्ट्रिक्ट। हंथियाल डिस्ट्रिक्ट आपको मिजोरम में देखने को मिलेगी जो कि टॉप डिस्ट्रिक्ट है नीति आयोग के नॉर्थ ईस्ट रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे मिजोरम का हंथियाल डिस्ट्रिक्ट है, सेकेंड नंबर पे मिजोरम का ही चंपाई डिस्ट्रिक्ट है, थर्ड नंबर पे त्रिपुरा का गोमती डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के यहाँ पर रिलीज किए हैं नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग revealed the performance of district of northeastern state in the second edition। ये कौन सा एडिशन है? ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट का सेकेंड एडिशन है जिसे नीति आयोग ने रिलीज किया है नई दिल्ली से। पहला जो एडिशन आया था वो 2021-22 में आया था। ठीक है, अब यहाँ पर इसको तैयार करने का काम नीति आयोग ने तो किया है, पर नीति आयोग ने किसी ना किसी की तो मदद ली होगी। तो मदद ली है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम को सपोर्ट करता है और टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी करता है। ठीक है, यहाँ पे 8 राज्यों जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 8 स्टेट, उनके डेटा को असेस किया गया है। आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय। यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर 100 होता है और मिनिमम स्कोर आपको 0 देखने को मिलेगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हम सभी को पता है। नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, रिप्लेस किया था इसने प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीवीआर सुब्रमण्यम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब 7 ऑफ जुलाई को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया विच इज वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे कब मनाया जाता है, तो 7 ऑफ जुलाई को मनाया जाता है हर साल। पहली बार 2021 में 2021 में सेलिब्रेशन किया गया था। इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे, द बायो E3 वे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था बायो इकोनॉमी इनोवेशन ड्राइव को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे, मतलब 7 ऑफ जुलाई को। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया था। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एक तो पब्लिक को अवेयरनेस दिलाना, बायो इकोनॉमी के बारे में बताना, और हमारा टारगेट है कि हमें $300 बिलियन बायो इकोनॉमी को प्रोड्यूस करना है 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज, एक ड्रिल परफॉर्म की गई है इंडिया और जापान के बीच में जिसका नाम है जामाता। ठीक है, इंडिया एंड जापान टू लॉन्च जामाता कोस्ट गार्ड ड्रिल ऑफ चेन्नई कोस्ट। तो चेन्नई के कोस्ट में इस ड्रिल को परफॉर्म किया गया है दोनों देशों के कोस्टल गार्ड के द्वारा। ठीक है, इंडियन कोस्टल गार्ड एंड जापानीज कोस्टल गार्ड विल कंडक्ट अ ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसका कोड नेम है जामाता, जिसको जापानीज में मीनिंग होता है सी यू लेटर। इसको चेन्नई के कोस्ट में परफॉर्म किया गया। इसमें जापान की तरफ से जिस शिप ने पार्टिसिपेट किया है उस शिप का नाम है इत्सु कुसीमा। ठीक है,
इंडियन कोस्टल गार्ड डे हम 1 फरवरी को मनाते हैं। 1 फरवरी 1977 में इसका फॉर्मेशन किया गया था के.एफ. रुस्तम जी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिलेंगे वाइस एडमिरल वी.ए. कामत, और अभी 26वें नंबर के करेंट डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्टल गार्ड के आपको परमेश शिवमणि देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा इंडियन कोस्टल गार्ड है, इसका हेड क्वार्टर तो नई दिल्ली में है, लेकिन इसके 5 रीजनल कमांड सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में गांधीनगर गुजरात में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में गांधीनगर गुजरात में है, वेस्ट में मुंबई में है, ईस्ट में चेन्नई में है, नॉर्थ ईस्ट में कोलकाता में है, और फिर अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, इस तरीके से 5 इसके रीजनल ऑफिसेस भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अब हरियाणा गवर्नमेंट एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने का काम कर रहा है अरावली रेंज के आसपास के एरिया में। सो हरियाणा गवर्नमेंट शेयर्ड प्लान टू मेक एशिया बिगेस्ट जंगल सफारी इन अरावली हिल। ये 10,000 एकड़ लैंड में, फॉरेस्ट एरिया में ये फैला हुआ आपको दिखाई देगा, जिसका मेन गोल क्या है, एक तो एनिमल और नेचर को प्रोटेक्ट करना है, इसके अलावा टूरिज्म को अट्रैक्ट करना और नई जॉब को क्रिएट करना है। तो एशिया का बिगेस्ट जंगल सफारी प्रपोज किया गया है हरियाणा में अरावली हिल्स के पास। अगर मैं आपको अरावली हिल्स की लोकेशन दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखिए, ये भारत के मैप में आपको अरावली हिल्स की लोकेशन देखने को मिलेगी, और ये गुजरात, हरियाणा, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि आपको हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर आपको देखने को मिलेगी। 3 इंपॉर्टेंट नदियां अरावली हिल से निकलती हैं। एक तो लूनी नदी है, जो कि कच्छ के रन में जाकर गायब हो जाती है, इसे गंगा भी कहा जाता है, कच्छ की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा यमुना की सहायक नदी जिसका नाम है बनास रिवर, और सहीबी रिवर भी अरावली रेंज से निकलती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए ना बात करते 8th नंबर की कंट्री कौन सी बन गई है जिसने यूपीआई, इंडिया के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अडॉप्ट किया है फॉर इंडियन ट्रेवलर्स। सो आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में ये कैरेबियन सी, और यहाँ पर जो है वो कैरेबियन आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर कैरेबियन कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है त्रिदाद एंड टोबैगो, जिसकी कैपिटल आपको पोर्ट ऑफ स्पेन देखने को मिलेगी। और ये पहली कैरेबियन कंट्री है जो कि इंडिया के भीम एप्लीकेशन को यूज कर रही है, यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। इसका मतलब इंडियन जो है वो यूपीआई ऐप को यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद पेमेंट करने के लिए। आइलैंड पे जाकर इन्हें कैश या एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्टली यूपीआई से आप इंडियन रुपी में पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें 2024 में, फ्रांस पहली यूरोपियन कंट्री रही है जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। तो अभी तक 8 कंट्री हैं, यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशियस, और अब त्रिदाद बन चुका है जिन्होंने यूपीआई को, भारत के यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले वो सभी एस्पिरेंट जिनको नहीं जानकारी है कि आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ लेने का सिंपल सा फंडा है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ मिल जाएंगी। डेली यहाँ पे क्वेश्चंस के क्विज भी अपलोड होते हैं, तो आपको क्विज अटेंड करने का मौका भी यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे, एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए, और हमारी मंथली जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं, ठीक है, वो भी आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगी। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चलो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। सबसे पहले एक 14 साल के क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ये वैभव सूर्यवंशी है, और ये फास्टेस्ट यूथ बन गए हैं जिन्होंने ओडीआई में सेंचुरी लगाई है। यहाँ पर इन्होंने 52 बॉल्स में 100 रन बनाए हैं, और ये जो ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच हो रहा था अगेंस्ट इंग्लैंड खेला जा रहा था। ठीक है जी, डन। तो इनका नाम याद रखना है, वैभव सूर्यवंशी इनका नाम है। अगले पर्सन है हरदीप सिंह बरार। बीएमडब्ल्यू इंडिया के नए सीईओ बनाए गए हैं हरदीप सिंह को। 1 सितंबर से इनका टेन्योर स्टार्ट होगा। ठीक है, मिस्टर हरदीप सिंह बरार ऑफिशियली नए प्रेसिडेंट एंड सीईओ बन चुके हैं बीएमडब्ल्यू इंडिया के 1 सितंबर से,
और इन्होंने विक्रम प्रभा को रिप्लेस करने का काम किया है। विक्रम प्रभा 2020 से 2025 तक BMW इंडिया के हेड आपको देखने को मिलेंगे। BMW ने भारत में 2007 में अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किया था। गुरुग्राम में इंडियन हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो कि इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर हैं, जिनका नाम है डी गुकेश। डी गुकेश ने रिसेंटली रैपिड सेक्शन ऑफ ग्रैंड चेस टूर 2025 ब्लिट्स बैटल को जीत लिया है, जो कि क्रोशिया में हुई थी, और इन्होंने अमेरिका के चेस प्लेयर ग्रैंड मास्टर वेस्ली को डिफीट करने का काम किया है। क्लियर है इतनी चीजें। वहीं जो वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं, 3rd नंबर पे, और आर प्रज्ञानंदन जो हैं आपको 4th नंबर पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस टूर्नामेंट में। अगले पर्सन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के नाम पर एक लीग की शुरुआत हुई थी, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025, और ये पहला एडिशन था, और इसको जीता भी किसने है? नीरज चोपड़ा ने ही जीता है। ये जो मैच मतलब ये जो जेवलिन थ्रो का कंपटीशन खेला गया था, ये श्री कांतिवीरा स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था, जिसमें बेस्ट थ्रो था 86.18 मीटर। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा क्लासिक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने ही जीता है। किसे हराया है? इन्होंने केन्या के जूलियस एगो को डिफीट करने का काम किया है। अगली पर्सन है दीपिका पादुकोण, और ये पहली इंडियन एक्ट्रेस बन चुकी हैं जिन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण वॉज नेम्ड एज अ रेसिपेंट ऑफ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, और ये पहली इंडियन एक्ट्रेस आपको देखने को मिलेंगी। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑनर है इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, और काफी समय से इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में दीपिका पादुकोण काम कर रही हैं। चेयरमैन कौन है वॉक ऑफ फेम सिलेक्शन कमेटी के? आंसर हो जाएगा पीटर रॉथ। ठीक है, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है वेदा चलम। ठीक है, जो कि एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने तमिल लिटरेचर में और तमिल जो संगम एज के एक्सकेवेशन में काफी काम किया है। इन्होंने काफी सारी पुस्तकों को लिखा है। लगभग 51 साल 51 ईयर्स तक इन्होंने आर्कियोलॉजी की फील्ड में काम किया है, इसलिए इन्हें तमिल विक्की सूरन अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट है वी वेदाचलम, इन्हें तमिल विक्की सूरन अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने 51 ईयर कंप्लीट किए हैं आर्कियोलॉजी की फील्ड में। ठीक है, चलिए now बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल पायोनियर आधार फेस ऑथेंटिकेशन फॉर हैजल फ्री राशन डिलीवरी अंडर द पीडीएस। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट राशन की डिलीवरी की जाती है। अभी तक बायोमेट्रिक होता है या ओटीपी आता है, स्कैनिंग होती है, तो कई बार ओटीपी नहीं हो रहा है, स्कैनिंग नहीं हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने आधार फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस की शुरुआत की है राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अंडर द पीडीएस सिस्टम। So in a big digital step, Himachal Pradesh has become the first state in the country to start using face recognition linked to Aadhaar to give ration. ठीक है, जुलाई 2025 में इसकी शुरुआत की है। अभी तक इसमें जो प्रॉब्लम्स आती थी ओटीपी वगैरह की, उस ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस करने की बात की जा रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके अंदर फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अफोर्डेबल प्राइस में, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फूड को मैनेज किया जाता है। 1947 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट लॉन्च डिजी लक्ष्मी स्कीम टू डिजिटली एम्पावर अर्बन पुअर वीमेन। तो डिजी लक्ष्मी स्कीम हमने सीखा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम। किस राज्य सरकार की स्कीम है जिसके अंदर बीपीएल फैमिलीज को फायदा दिया जाएगा? इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट की आपको स्कीम देखने को मिल जाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम की शुरुआत की है। इसके अंदर 5000 गांव को कवर किया जाएगा राजस्थान में पहले फेज में, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करने का काम किया जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट अलॉटमेंट किया गया है। इसके अलावा फैमिली राइजिंग अबव पॉवर्टी, जो फैमिली गरीबी के ऊपर उठकर आ गई हैं, उनको 21,000 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। ठीक है, डन इतनी चीजें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 1 लाख रुपए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको।
और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको 15,000 रुपये वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा हैं और हरि बाबू बागड़े आपको गवर्नर देखने को मिल जाएंगे। विच टू कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को रिसेंटली किन दो कंट्रीज ने ज्वाइन किया है और टोटल मेंबर कंट्री 11 हो चुकी हैं? आंसर हो जाएगा कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। Which global technology company has shut down its operation in Pakistan after 25 years? 25 सालों के ऑपरेशन के बाद वो कौन सी कंपनी है जिसने अपने ऑपरेशंस को पाकिस्तान में स्टॉप किया है? आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था। In which international city was the India Mango Mania 2025 festival officially launched? इंडिया की मैंगो वैरायटी को ग्लोबली रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया मैंगो मैनिया फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है? आबू धाबी में आपको देखने को मिल जाएगा। What is the title of new biography of 14th दलाई लामा? 14वें नंबर के जो दलाई लामा है इनकी बायोग्राफी रिलीज होने वाली है, सितंबर में से शेड्यूल किया है। तो 14 नंबर के दलाई लामा की बायोग्राफी का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा एथर्नल लाइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकी 90th बर्थ एनिवर्सरी में से रिलीज किया जाएगा, शेड्यूल किया गया है सितंबर में। और एक सीनियर जर्नलिस्ट है, ऑथर है जिनका नाम है अरविंद यादव, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो अरविंद यादव का नाम भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक और बुक है जिसका नाम है द इमरजेंसी डायरीज। हम सभी को पता है 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फॉरगेट अ लीडर। अब यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस बुक को लॉन्च किया है। इसमें एंटी इमरजेंसी मूवमेंट के समय नरेंद्र मोदी जी के क्या कैंपेन्स थे, क्या उनके एक्सपीरियंस थे, उसे यहाँ पे बेसिकली कंपाइल करने का काम यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट बुक आती है मुजुबिर ब्लंडर, द पावर एंड द प्लॉट बिहाइंड हिज किलिंग। ठीक है, इस बुक को रिसेंटली लॉन्च किया है और इसके राइटर कौन है? मनीष घोष आपको इसके राइटर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जेनिफर साइमन। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और पहली वीमेन प्रेसिडेंट किस कंट्री की बन गई है? आंसर हो जाएगा सूरीनाम। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, According to the Northeastern Region District Sustainable Development Goal Index, which district in Northeastern Region achieved the highest overall composite score? तो कौन सा राज्य टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा? आंसर हो जाएगा हंथियाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मिजोरम में है, ऑप्शन नंबर सी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। Recently, World Bank assigned to India among the world most equal society based on the Gini index. तो हम किस नंबर पे वर्ल्ड की मोस्ट इक्वल सोसाइटी में आते हैं? फोर्थ, थर्ड, सेकेंड या फिफ्थ? जो भी आपका आंसर है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कल के सेक्शन में मैंने आप लोगों को गिनी इंडेक्स के बारे में बताया था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में बताया था। इसके अलावा वो सभी एस्पिरेंट जो बैंकिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन में। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। टेक केयर।